क्वालिफिकेशन टू बिकम जज, पहले क्वालिफिकेशन लिखो देन एज की बात करेंगे। पहले क्वालिफिकेशन लिख लो कि आपको जज बनाते हैं आज, तो क्वालिफिकेशन टू बिकम जज। ऑफ सुप्रीम कोर्ट। देखो क्वालिफिकेशन क्या है सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की। देखो फर्स्ट क्वालिफिकेशन है मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। भारत का नागरिक होना चाहिए। मस्ट हैव सर्व्ड एज जज इन one or more high courts for at least 5 years। इसका मतलब है एक या एक से ज्यादा हाई कोर्ट में सर्व किया होना चाहिए एज अ जज फॉर मिनिमम 5 ईयर। मिनिमम का मतलब है 5 साल से नीचे तो चलेगा ही नहीं, 5 साल से ऊपर हो जाए दैट्स फेयर एनफ, लेकिन 5 साल से नीचे वाले नहीं चलेंगे, फिर वो एलिजिबल ही नहीं होंगे। मान लीजिए आप सुप्रीम हाईकोर्ट के जज नहीं हैं, देन मस्ट हैव वर्कड एज एडवोकेट फॉर एट लीस्ट 10 ईयर्स। या तो काम किया होना चाहिए एज एन एडवोकेट फॉर एट लीस्ट 10 ईयर्स, या तो आप वकील के रूप में कम से कम 10 साल तक काम किया होना चाहिए। वो रजिस्ट्रेशन आपका बार काउंसिल के साथ होगा, उससे कैलकुलेट हो जाता है। ये भी नहीं है तो मस्ट बी एमिनेंट जूरिस्ट इन आईज ऑफ प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति की नजर में कानून का अच्छा जानकार होना चाहिए। अब देखो कानून का अच्छा जानकार होना चाहिए, तो भाई कानून के अच्छे जानकार के लिए आपको कम से कम कानून की डिग्री तो चाहिए ही। तो ये होता एक्चुअली क्या है फ्रेंड्स, ये बार काउंसिल से एलिवेट होते हैं, बार काउंसिल से ही ये बार काउंसिल से ही एलिवेट हो जाते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं कि जो जस्टिस संजीव खन्ना अभी जो चीफ जस्टिस साहब हैं, इनकी बैचमेट हैं कैंपस लॉ सेंटर की जस्टिस इंदु मल्होत्रा, ये बार काउंसिल से एलिवेट हुई थी। तो इसका एग्जांपल में आप लिख सकते हैं जस्टिस इंदु मल्होत्रा, ये बार काउंसिल से ही एलिवेट हो गई थी। तो ये बार से एलिवेटेड हैं, ये डायरेक्टली ऐसा नहीं है कि ये मस्ट बी एमिनेंट जूरिस्ट हैं, बार काउंसिल से ही एलिवेट कर दी गई हैं। तो अगर आप भी अच्छे वकील बनेंगे तो आप डायरेक्टली बार काउंसिल से एलिवेट हो सकते हैं। रामनाथ कोविंद, हाँ रामनाथ कोविंद, हाँ। तो आप मान करके चलें कि अगर आप बार काउंसिल से भी एलिवेट हो सकते हैं, बट यू शुड बी अ गुड एडवोकेट। तो एडवोकेट गुड होना जरूरी है कि आप बार काउंसिल में नाम है तो भेज सकते हैं। वैसे जितने भी बड़े एडवोकेट हैं, जैसे राम जेठमलानी साहब हुआ करते थे, खैर अब तो नहीं रहे वो, या सोली स्वराज जी साहब थे, या अभी हरीश साल्वे हैं इंडिया के वन ऑफ द टॉप नॉच लॉयर्स, तो ये लोग कभी जज नहीं बनते, क्योंकि फिर जज बन जाएंगे तो बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस हो जाएंगे वकालत में। ये बहुत खुश हैं चूंकि एक हियरिंग के इतने पैसे लेते हैं जितने जजेस की सैलरी होती है, या कई बार उससे भी ज्यादा। जैसे मुकुल रोहतगी साहब हैं तो उनकी भी सैलरी बहुत, उनके भी पर हियरिंग के फीस होती है, 2 मिनट खड़े हो गया उसी का एक 50 लाख 60 लाख, दैट डिपेंड्स अपॉन केसेस, हो गया। लेकिन हाँ, उतना बनने के लिए भी बहुत मेहनत चाहिए। तो लोग उनकी कमाई देखते हैं, बट इतना पढ़ना, ड्राफ्टिंग सीखना, बहुत चीजें आप लॉ स्कूल में सीखेंगे, तो बिटवीन द लाइंस पढ़ लेना, तो फिर दैट टेक्स टाइम एंड दैट टेक्स एफर्ट्स, एंडलेस एफर्ट्स। तब फिर वो ऐसे एडवोकेट्स बनते हैं जो एक एक मिनट का रेट उनका लाखों का होता है। जैसे जब राम जेठमलानी थे तो उनको हायर हर आदमी नहीं कर पाता था, कोई कॉमन आदमी तो बिल्कुल ही नहीं कर पाएगा, तो उनको हायर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट करता था, या कोई बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है वो हायर कर लेता था। बाकी नॉर्मल पर्सन के तो वो आउट ऑफ रीच हुआ करते थे। हाँ, सर इट इज कंपल्सरी फॉर एडवोकेट टू बी अ गवर्नमेंट वन। नो 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 नो,
नॉट नेसेसरी। गवर्नमेंट एडवोकेट बन गए तो ठीक है, जैसे लोग हो जाते हैं स्टैंडिंग काउंसिल, जैसे एक मेरे रिलेटिव हैं वो एसपीपी हैं, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज के, तो वो डिपेंड करता है, वो टेम्पररी पीरियड के लिए ही होता है। या आप जैसे एडवोकेट जनरल बन गए, एडिशनल एडवोकेट जनरल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है, तो वो डिपेंड करता है, वो सरकार के ही होते हैं बट फॉर द टाइम बिंग, ऐसा नहीं कि वो लाइफ टाइम वही रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें लिख लो रिटायरमेंट एज। अब बात कर लेते हैं रिटायरमेंट की। देखो रिटायरमेंट एज इनका 65 ईयर्स का होता है फॉर सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में अगर आप जज हैं तो आफ्टर कंप्लीटिंग 65 ईयर्स आपको रिटायर कर दिया जाएगा, एंड आफ्टर रिटायरमेंट यू आर नॉट अलाउड टू डू प्राइवेट प्रैक्टिस एज एडवोकेट इन एनी कोर्ट ऑफ इंडिया। तो अगर आप रिटायर हो गए सुप्रीम कोर्ट से तो भारत के किसी भी कोर्ट में आपको प्रैक्टिस नहीं करने दिया जाएगा। यह बात ध्यान रखिएगा कि वंस यू रिटायर फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट एज अ जज, तो उस कंडीशन में आपको प्रैक्टिस करना अलाउड ही नहीं है, क्योंकि अगर आप कहीं प्रैक्टिस करेंगे एज एन एडवोकेट, सामने जो भी जज है उसके सामने होगा कि भाई ये तो एक्स जज हैं सुप्रीम कोर्ट का और वो आप हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। जुडिशरी में थोड़ा सीनियर जूनियर का लिहाज भी चलता है, तो वो कहेगा कि लगता है जो सर बोल रहे हो ठीक ही बोल रहे होंगे, तो वहां पर डिसीजन बायस हो जाएगा, डिसीजन बायस हो जाएगा। और अगर आप जज हैं और आपका कोई कीथ एंड कीन है, यानी अगर आपका बेटा है या कोई बहुत क्लोज रिलेटिव है वो भी अगर प्रैक्टिस कर रहा है तो भी प्रैक्टिस नहीं करने उसको दिया जाएगा, क्योंकि डिसीजन बायस हो सकता है। इसलिए जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जब तक चीफ जस्टिस रहे उनका बेटा यहां प्रैक्टिस नहीं करता था सुप्रीम कोर्ट में, एथिकली अलाउड नहीं था, वो बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे। अब जब जस्टिस रिटायर हो गया चंद्रचूड़ तो फिर वो आए थे रणबीर इलाहाबादिया केस में, वो काउंसिल थे, तो वो तब आ सकते हैं जब आपका कीथ एंड कीन होगा, बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करने दिया जाएगा। हाई कोर्ट में होंगे, जज साहब कहीं ट्रांसफर हो जाता है, जज साहब को ही दूसरे हाई कोर्ट भेज दिया जाता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कहां भेजेंगे, अलाउड ही नहीं है कीथ एंड कीन, क्योंकि हो सकता है डिसीजन कह करे यार अपना ही बच्चा है ठीक ही बोल रहा होगा चलो ठीक है, या सीनियर मोस्ट है तो पता चला कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, उसको देखा जज ने कहा कि नहीं यार सर तो ठीक ही बोल रहे होंगे, हमसे तो ज्यादा ही एक्सपीरियंस है, तो फिर वो डिसीजन बायस हो जाता है, इसलिए नहीं करने दिया जाता। यहां तक क्लियर है सबको। अब देखो कोई भी जज है मुफ्त में तो काम नहीं करेगा, तो वो क्या लेगा काम करने का, काम करने का सैलरी लेगा। हाँ, प्राइवेट एडवोकेट, देखो एडवोकेट प्राइवेट ही होता है, अब गवर्नमेंट में उनके साथ टाई अप हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, तो प्राइवेट एडवोकेट है 10 ईयर्स का बिल्कुल कर सकता है। आप भी जब 10 ईयर्स के हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए कोलिजियम से नाम जाता है, इतना आसान नहीं है, नहीं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका 10 ईयर्स की प्रैक्टिस हो चुकी है, सब सुप्रीम कोर्ट थोड़ी चले जाते हैं। गवर्नमेंट एडवोकेट प्राइवेट कस्टमर्स नहीं हो सकता अपने, जब तक आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट में केस नहीं ले सकते। जैसे आप एडवोकेट अटॉर्नी जनरल हैं तो प्राइवेट प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, बट ये नहीं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में ही केस ले लिया, कि पता चला कि आप जिसके तरफ से आप कोर्ट में प्रेजेंट हो रहे हैं दूसरी पार्टी, जैसे अगर आप पिटिशनर हैं तो रिस्पोंडेंट पता चला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, या आप रिस्पोंडेंट हैं तो पिटिशनर, अगर आप पिटिशनर है तो पता चला रिस्पोंडेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तब नहीं ले सकते, भारत सरकार के अगेंस्ट में नहीं, अगर सरकारी वकील हैं तो ठीक है। प्राइवेट एडवोकेट हैं आप बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और गवर्नमेंट वकील हैं तो फिर आपका प्रैक्टिस 10 ईयर का जुड़ जाएगा, लेकिन बाय द टाइम यू आर सर्विंग फॉर द गवर्नमेंट तो आप प्राइवेट केसेस ये नहीं ले सकते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ही अगेंस्ट में केस ले लिए। जैसे मुकुल रोहतगी साहब जब तक अटॉर्नी जनरल थे तब ऐसा नहीं है कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ही अगेंस्ट में खड़े हैं, तो दैट इज नॉट अलाउड। तो इसी वजह से आर्यन खान केस की पैरवी मुकुल रोहतगी साहब ने की थी, कलकत्ता बॉम्बे हाई कोर्ट में पैरवी उन्होंने आर्यन खान केस में की थी। तो उसके बाद वो उन्होंने अटॉर्नी जनरल का पोस्ट छोड़ दिया तो आर वेंकट रमनी बने। अब आर वेंकट रमनी से पहले फिर इनको देने की बात चली थी, इन्होंने मना कर दिया कि सर आई एम हैप्पी विथ माय प्राइवेट प्रैक्टिस, तो उन्होंने मना कर दिया, तो हुआ कि फिर आर वेंकट रमनी को दिया जाए। तो ये सब लोग बहुत सीनियर एडवोकेट्स होते हैं, बहुत सीनियर काउंसिल्स होते हैं, ठीक है। अब देखो सैलरी की बात करते हैं। सैलरी जो है वो आता सोर्स कहां से है, तो कंसोलिडेटेड फंड से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। सैलरी जो जज की होती है
वो होती है 2,50,000 पर मंथ। 2,50,000 रुपीज पर मंथ मिलता है। ये सिर्फ बेसिक सैलरी, इस पर भत्ते वत्ते और जुड़ते हैं। तो ये मत समझ लेना कि बस इतना ही मिलता है, फिर आपको लगेगा अरे जज साहब इतना काम कर रहे हैं, इतना कम पैसा ले रहे हैं। तो ये बेसिक है, इसके ऊपर बहुत सारे अदर पर्क्स प्रिविलेजेस जुड़ते हैं। गाड़ी मिलती है, अच्छी गाड़ी मिलती है, उस पर रेड बेकन लगा हुआ होता है। पायलट आपके आगे आगे पुलिस वाले चलते हैं, पीछे भी पुलिस वाले चलते हैं। हर काम के लिए आपको एक ऑर्डरली मिलता है जो आपके लिए चेयर भी खींच देगा। तो आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट के जज का बहुत फैसिलिटीज उनको रहती हैं। जैसे अगर वो जाएंगे तो इनफैक्ट आप देखेंगे कि उनके जो ऑर्डरलीज हैं उनको गाउन पहनाने के लिए भी एक आदमी मिलता है। जैसे वो तो कोर्ट में रहते हैं, अब जब आप जाते हैं तो देखते हैं गाउन पहने रहते हैं, तो गाउन पहनाने के लिए भी एक आदमी खड़ा रहता है। जो जज साहब यूं हाथ करेंगे वो गाउन पहना देगा। तो गाउन पहनाने के लिए भी आदमी रहता है। तो दे आर वेरी प्रिविलेज पीपल। लेकिन काम बहुत होता है, उम्र भी है, काम भी करना है, डिसीजन भी गलत नहीं कर सकते। बिकॉज एक आपका गलत डिसीजन लाइफ को इन्फ्लुएंस कर देगा। किसी की जिंदगी मौत का बीच का डिस्टेंस आपका पेन होता है, तो गलत डिसीजन नहीं दे सकते। और आपको लाइफ लॉन्ग पढ़ना भी पड़ेगा, बिकॉज हर बार कुछ ना कुछ नया इंटरप्रिटेशन है। और आपको अपने पर्सनल इमोशन साइड रखने होंगे कि अगर कोई कल्प्रिट है, पता भी है, अगर उसके अगेंस्ट में सब्सटैंशियल एविडेंसेस नहीं है, सब्सटैंशियल प्रूफ नहीं है, तो आप उसको गिल्टी डिक्लेयर नहीं करेंगे। सो यू हैव टू कीप योर पर्सनल फीलिंग्स असाइड। इसलिए जो थोड़ा जज बन जाते हैं वो बड़ा क्रिटिकल हो जाते हैं, तो उनमें थोड़ी सी फीलिंग्स की थोड़ी दिक्कत होती है। जैसे जैसे चूंकि वो थ्रू आउट द वर्क वही होता है, तो वो हर चीज को बड़ा क्रिटिकली सोचते हैं। तो अगर कोई केस अगर एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग सोच रहा है और एक जज साहब सोच रहे हैं, तो दोनों की सोच में फर्क दिखता है। ठीक है, तो जज साहब को तो इतना मिल गया। और अगर आप बन गए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो ये मिलेगा आपको 2,80,000 पर मंथ। अगर चीफ जस्टिस बन गए तो 2,80,000 रुपए मिलेगा। और रिटायरमेंट अगर आपका हो गया तो पेंशन आधा हो जाएगा, तो पेंशन भी मिलेगी रिटायरमेंट के बाद। सर्विस में है तो सैलरी भी मिलेगी। अगर एडहॉक जज बुला लिया गया तो फिर पूरी सैलरी मिलेगी। तो टेम्पररी जज बुला करके आपको बना लिया चीफ जस्टिस साहब ने कि सर आइए थोड़ा काम हल्का कर दीजिए, तो परमानेंट जज की सैलरी भी आपके हाथ में आएगी। तो एक्सक्लूडिंग पेंशन, तो मान लीजिए आपको एडहॉक जज बनाया तो 2,50,000 तो लोगे ही लोगे, फिर कहोगे पेंशन भी लाओ मेरा, तो मान लो इसमें 1,40,000 रुपए हो गया, 1,25 पेंशन हो गया, तो 3,75,000 रुपए आपके अकाउंट में आएंगे। तो आज आप लोग सब लोग रात में जज बन जाएंगे। कि आज हम जज बनेंगे, इसमें बहुत अच्छा है। आई होप गाइज इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यहां तक सबको क्लियर है? अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।